आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जो आपके प्रश्न बैंक में आए हैं। और ये 2023-24 का सेट है आपका, है ना। अब इसमें बहुत से क्वेश्चन इसमें से रिपीट होने की संभावना रहती है आपकी, तो लगभग 80% से 90% पेपर इसमें से आता है आपका, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं कि जो आपके क्वेश्चन है किस अलग अलग टाइप में। अभी हमारा जो इकाई यूनिट है कौन सी है, पहले आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये पहला क्वेश्चन पढ़े आप कि हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद के प्रवर्तक के कवि हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि हालावाद के प्रवर्तक के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, आगे हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। तो आपको याद रखना है, कुछ क्वेश्चन फैक्ट टू फैक्ट याद रखना है कि आपका क्वेश्चन है कि हालावाद के प्रवर्तक के कवि हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हरिवंश राय बच्चन। क्या आंसर होगा आपका, हरिवंश राय बच्चन किसके प्रवर्तक हैं, आपके हालावाद के प्रवर्तक कवि, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या क्वेश्चन है आपका कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। पहला ऑप्शन है मधुशाला, दूसरा है मिलय यामिनी, दूसरा है निशा निमंत्रण, अगला है आपका मधु कलश। तो आपको याद रखना है कि जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये जो आपका लिया गया है वो किससे लिया गया, आपका निशा निमंत्रण से। किससे लिया गया आपका, निशा निमंत्रण से लिया गया है। क्या आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये गीत लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो कब हुआ था आपका, 1907 में। याद रखो आप, हरिवंश राय बच्चन का जन्मदिन कब हुआ आपका, 1907 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन के जन्म कहाँ पर हुआ था। पहले जन्म हुआ 1907 में, कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, आकाश पाताल में तो हुआ नहीं होगा। अब कहाँ पर हुआ था, तो देखो पहला ऑप्शन है फैजाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद। देखो बाद बाद सब में लगाया है, तो आप लगा देना बस इलाहाबाद। क्या लगा देना आप, इलाहाबाद। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ था आपका, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आत्म परिचय कविता। क्वेश्चन क्या है आपका कि आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। कार्यालय का, परिश्रम का, जग जीवन का, असफलता का। तो याद रखना है, कवि जो भार लिए फिरता है वो किसका लिए फिरता रहता है, आपका जग जीवन का भार लिए फिरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, स्नेह, करुणा, प्यार या दया। तो आपके ऑप्शन एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए आप कौन कौन से हैं कि कवि अपने साथ क्या लिए फिरता रहता है ना। तो आप कहोगे, देखो भैया, आत्म परिचय खुद के बारे में बता रहा है व्यक्ति, और अपने जीवन में क्या लिए फिरता रहता है, तो आप कहोगे वो प्यार लिए फिरता रहता है, ठीक है। स्नेह नहीं लगाना है अभी आपको, क्या नहीं लगाना है, स्नेह इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, आत्म परिचय कविता में कवि बचपन किसका पान किया करते हैं। तो आप याद रखना है, स्नेह सुरा का पान करते हैं। किसका पान करते हैं, स्नेह सुरा का पान करते हैं, कब, बचपन में। अगला क्वेश्चन है आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है, राग, रास, राज या राम। तो आप कहोगे इसका जो आंसर हो जाएगा, कवि अपने बचपन के रोदन में क्या लिए फिरता रहता है, तो आप कहोगे राग। क्या आंसर होगा, राग या रास। तो आंसर होगा आपका राग लिए फिरता है। क्या लिए फिरता है कवि आपका, राग लिए फिरता है। चलिए देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है, प्रेमी, दीवाना, परवाना या रक्षक। क्वेश्चन क्या है कि कवि जो स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है, तो आप बताओ आपके अनुसार क्या मान रहा होगा, प्रेमी या दीवाना। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो भैया भी खुद को दीवाना ही समझता है। क्या समझता है, दीवाना। प्रेमी मत लगा देना उसको आप, क्या नहीं लगाना अपने, प्रेमी मत लगाना बस। अगला देखिए, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है, यथार्थ का, आदर्श का, स्वप्नों का या सत्य का। तो कैसा रहता है,
तो कवि जो अपने संसार लिए फिरता है वो स्वप्नों का, किसका संसार लिए फिरता है? स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कि क्वेश्चन है अपना, हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी कौन चलता है। कई बार आप जानते हैं ना, रास्ते में आप जाते हैं, अरे यार देर ना हो जाए, रात ना हो जाए, बस चलते चलो चलते चलो। यही बात है कि हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी कौन चलता है। कुत्ता, पंछी, कवि या बाज। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन जाता है? पंछी। कौन जाता है? पंछी। कवि की बात इसमें अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, किसका ध्यान करके चिड़ियों के पैरों में चंचलता आ जाती है। किसका ध्यान करके चिड़ियों के पैरों में क्या आ जाती है? चंचलता आ जाती है। तो आप इसका जो आंसर है कि पहला है बाज का, सांप का, कौवे का, अपने बच्चों का। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? अपने बच्चों का ध्यान करके चिड़ियों के पैरों में क्या आ जाती है? चंचलता आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती हैं? रोती है, सोती है, तेजी से उड़ती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जब चंचलता आएगी तो तेजी से क्या करेंगे? वो उड़ने लगती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या करेंगे? तेजी से उड़ने लगती है, ठीक है ना। अब देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कभी कविता में कभी हताश व दुखी क्यों होता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है मैं, कविता में कभी हताश यानी उदास क्यों हो जाता है? उसका रीजन आप बताइए। तो पहला उन्होंने बताया है क्या, कि आर्थिक हानि के कारण, अपराध के कारण, परिवार से बिछड़ने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा परिवार से बिछड़ने के कारण। किसके कारण? परिवार में बिछड़ने के कारण। जैसे आप मान लो कहीं बड़े शहर में जाकर पढ़ रहे हैं, तो आप परिवार से बिछड़ जाते हैं, तो आपको दिन ही समझ में नहीं आते, है ना। दिन कैसा होता है? जल्दी ढल जाता है बस। आगे देखो, कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि है? कौन है? बात कवि किसकी चल रही? आलोक धनवा की। किस शताब्दी के समय की बात चल रही, किस दशक के कवि है? तो आप आंसर बताएंगे। ये जो कवि है वो 7वें 8वें दशक के कवि है। आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं आपके? 7वें 8वें दशक के कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि कवि आलोक धनवा की पहली कविता है भीगी हुई लड़कियां, जनता की जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, या फिर है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर सोच लीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा कि उन्होंने क्या पूछा है, कवि आलोक धनवा की पहली कवि है। तो आंसर होगा जनता का आदमी। पहली कविता कौन सी आलोक धनवा की? जनता का आदमी। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कि कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है। कवि आलोक धनवा की एकमात्र कविता संग्रह कौन सी है? पहला है भीगी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, या दुनिया रोज बनती है। आप बताइए क्या आंसर होगा। एक कविता बतानी, कविता संग्रह है इनकी, तो आंसर बनेगा इनका क्या? दुनिया रोज बनती। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो पहले, कवि आलोक धनवा की पहली कविता। याद रखना भैया, पहली पूछे तो क्या लगाना है? जनता का आदमी। लेकिन अगर पूछे कि एकमात्र कविता संग्रह है तो क्या है? दुनिया रोज बनती। इतना क्लियर है। आगे देखिए, कि छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं। जैसे आप भी छोटे से थे, छत पे से गिर जाते थे, है ना, दीवार पे गिर जाते थे, फिर आपको कोई उठा के फिर फेंक देता था, ठीक है ना। तो डरपोक बन जाते हो? नहीं। निडर या ईमानदार या क्रोधी, ईमानदारी वाली बात कहीं से आई? है ना, गुस्सा तो आएगा, रोगे आप, लेकिन आप कैसे बन जाते हो? निडर बन जाते हो, फिर दोबारा से डर फिर नहीं लगता है, ठीक है ना। अगला देखिए, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है अपना, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे सबसे पहला ऑप्शन है प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, या व्यंग्यार्थ के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो है बिंब विधान के लिए। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है ना।
पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं। मतलब ये आपने देखा होगा, फेफड़ों के सहारे, रंध्रों के सहारे, साहस के सहारे या शक्ति के सहारे। तो जो पतंग आपने उड़ाई होगी, है ना, तो इसका आंसर सोच लीजिए आप, किसके सहारे उड़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका रंध्रों के सहारे। किसके सहारे? आपके रंध्रों के सहारे जो है बच्चे क्या करते हैं, स्वयं भी उड़ते से है, उड़ते से है। रंध्र बोले तो छिद्रों के सहारे, है ना, इन्होंने ये सब बताया गया है उसमें। आगे देखिए, सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? क्या बताना है? अलंकार बताना है। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास या श्लेष अलंकार है। तो आपको याद रखना है। देखो, आपने जो किताब है उसमें बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट आते, ज्यादा घुमाने फिराने क्वेश्चन नहीं देते। तो आपको याद रखना, सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है, तो आप बताओगे कौन सा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार होता है किसमें? सुनहले सूरज में। अगला क्वेश्चन देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा? हाँ तो भैया आलोक तुम बताओ। तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर होगा क्या? उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा आपका? उपमा अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सबसे तेज बौछारों का माह होता है कौन सा होता है? आपको पता बरसात आती है, तो सबसे तेज वर्षा कब होती है? आषाढ़ में, सावन में, भादों में या कार्तिक में? तो आप कहोगे सावन सूखे भादों बरसे, तो आंसर आएगा आपका क्या है? भादों। सबसे ज्यादा बारिश कब होती है आपकी? भादों के महीने में। अगला क्वेश्चन है, सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आंख से, शेर की आंख से, बिल्ली की आंख से, कुत्ते की आंख से। तो आप किसकी बताओगे? खरगोश की आंख से। किसकी तुलना की गई आपकी? सवेरे की तुलना की गई है। शरद क्या चलाता हुआ आया? शरद जो है क्या चलाता हुआ आया? हाथ, पैर, जीप, साइकिल। तुम बताओ, तुक्का लगा सकते हो इसमें। हाथ पैर चलाता हुआ आएगा क्या? भाई साइकिल से ही आएगा वो। कहाँ से आएगा? साइकिल से। जीप चलाता हुआ कोई आता है? कौन सी जीप की बात चल रही है? मुंह वाली का जीप नहीं है जा, कार की बात नहीं चल रही है जी, ये तुम्हारी जीप वाली बात चल रही है जो टेस्ट लेती। आगे देखिए, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे से? कविता किसके सहारे उड़ती है? शब्द के, कल्पना के, हवा के या पंख के? कविताएं जो है हमेशा कल्पना के सहारे उड़ती है। किसके सहारे? कल्पना। आप कैसी कल्पना उनके बारे में कर रहे हैं? कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? उड़ना, कल्पना करना, चलना या हंसना? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आपका आंसर होगा कल्पना करना। क्या हो जाएगा? हाँ शुभम, क्या आंसर होगा इसका? कल्पना करना। कविता पंख लगा के उड़ने से क्या तात्पर्य है? कल्पना करना। कविताएं किसके सहारे से उड़ती है? कल्पनाओं के सहारे से। ठीक है ना? आगे देखिए, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका क्या आशय है? कविताएं कुछ तुमने देखे ना, कुछ सदाबहार कविताएं रहती है, चाहे जब जब सुन लो मेरा देश, आपने सुना मेरा रंग दे बसंती चोला, आप जैसे सुनते हो, जब सुनोगे वो एक अलग ही उसमें आपको धुन बनी रहती। ऐसी कुछ कविताएं हैं, है ना, जो सदियों तक मुरझाती नहीं है। इसका आशय बताया, कविता कालजयी है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, कविता के बहाने कविता में किन के साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? बच्चे और फूल, बच्चे फूल और चिड़िया, फूल और चिड़िया, चिड़िया और बच्चे। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? कि उन्होंने पूछा है कि कविता के बहाने कवि क्या बताना चाह रहा है, तो बच्चे इनमें तुलना कर रहा है, बच्चे, फूल और चिड़िया। किस किस में तुलना कर रहे हैं? बच्चे, फूल और चिड़िया। आगे देखिए, किसकी चूड़ी मर गई? पेज की, कील की, भाषा की, बात की? तो बताइए किसकी चूड़ी मर गई है? तो आंसर हो जाएगा आपको किसकी? बात की।
किसकी चूड़ी मर गई है? बात की। देखिए अगर अपन थोड़ा गलत लगाएंगे तो आपके संभावना है कि पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इसलिए सोच समझ के आराम से लगाना है, उतावले निर्णय नहीं लेना है। अगला देखिए, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से ली गई? क्वेश्चन क्या है अपना, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। तो इसका जो आपको आंसर बताना है जल्दी से बताइए आप। लोग भूल गए? हाँ भैया गौरव, भूल गए? तो इन्होंने आंसर सही बताया है। क्या हो जाएगा आपका? लोग भूल गए हैं, ऐसा इन्होंने इसके बारे में बताया है। कैमरे के सामने लाया जाता है एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो किसको लाया जाता है? तो आप लेकर आते हो किसको? अपाहिज को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हम समर्थ शक्तिवान है ये कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर, रेडियो पर, मंच पर, सभा में। आप सोच लीजिए आप कहाँ पर बोलोगे कि हम शक्ति कैसे हैं आपके, हम समर्थ शक्तिवान है। तो आपने देखा होगा दूरदर्शन पे बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं? हम सब एक है और हम सबसे शक्तिशाली हैं। कहाँ पर बोलेंगे अपन? दूरदर्शन पर बोलते हैं। कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? काले बादलों जैसा, नीले शंख जैसा, घोड़े जैसा, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए किसके जैसा लग रहा था? तो आंसर हो जाएगा आपका नीले शंख जैसा लग। किसके जैसा लग रहा था? नीले शंख जैसा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है अपना कि उषा का जादू कब समाप्त होता है? उषा का समय बात की गई सुबह की। उषा काल होता ना आपका 6 बजे वाला उषा काल। उषा का जादू कब समाप्त हो जाता है? सूर्योदय होने पर, वर्षा होने पर, बादल छा जाने पर, हवा चलने पर। तो ये तो आपको पता ही है, सूर्योदय हो जाने पर। ठीक है ना। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की? कविता से, भोर के नभ से, बादलों से, वर्षा से। ऑप्शन पढ़े और जल्दी से आंसर बताएं आप। किससे की है कवि ने? कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना जो की है भोर के नभ से की। किससे की है आपकी? भोर मतलब सुबह, है ना। आपने भजन सुना ना, भोर भई दिन चढ़ गया है, अब तो माता जल्दी आ जाओ। आगे देखो, शंख का रंग होता है, शंख कैसा रंग होता है? नीला, सफेद, पीला, काला? पीला, नीला। सोच लो आप शंख का कैसा नल होता है? तो आंसर होगा आपका क्या? नीला। चौका लीपा, देखो चौका लीपा जाता है मिट्टी से, रंग से, राख से, चूने से। चौका लगाया है आपने, है ना। घरों के बाहर लगा देते हो आप चारों तरफ, तो काय से लगाते हो? तो आंसर होगा आपका, वो लगाया जाता है राख से। काय से लगाया जाता है? राख से चौका लगाया जाता है। ठीक है ना। अब राख बोले तो इसमें आपने देखा जब चौका लगाते हो आप, तो राख जैसे आपने आजकल वो होता है ना जिसको छुई बोलते हैं, राख जैसी होती है ना, पतली पतली होती है, उससे ही लगा देते हैं। आगे देखो, कवि निरालक की कविता बादल राग अपने किस संग्रह से संकलित है? परिमल, गीतिका, बेला या अनामिका? तो आप क्या आंसर बताएंगे? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कौन सा? बताओ इधर, क्या नाम है? सुरभि, अनामिका? एक बार और सोच लो आंसर बताने से पहले। मुझे तो परिमल लग रहा है। यही है? चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनामिका ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल राग कविता में कुल 8 खंड है। सॉरी, कुल खंड कितने हैं? बादल राग कविता में कुल खंड है, तो आपको पता होना चाहिए कितने खंड हैं आपके। तो आप बताओगे 8 नहीं है भैया, 6 खंड है। कितने हैं? 6 खंड है। अगला देखिए, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है किसको? आकाश को, श्वेत बगलों को, बादलों को
या गरीबों को? एक बार और क्वेश्चन पढ़े आप। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है, किसको कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका, ये कहा गया है बादलों को। किसको कहा गया है? बादलों को कहा गया है। आगे देखिए आप, संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? मनोरंजन के लिए, पेट भरने के लिए, धन संग्रह के लिए, दान करने के लिए। तो आपको पता है मनोरंजन तो बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे अपन? भैया पेट भरने की बात कहती, पहले खाना खाओ, फिर बाद में जो करना है वो करो। पहला सुख निरोगी काया, बाद में होता है धन की माया। पहले क्या करते हैं अपन? अपना जीवन यापन होता रहे, पहले पहले किस लिए काम करते हैं अपन? पेट भरने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? बताओ आप, कौन बुझा सकता है? बनिया, किसान, मजदूर या राम? राम। कौन बुझा सकता है? राम। बोलो राम। बुझ गई ना बुझा? पेट की आग बुझ गई है, बोलो राम। बोलो एक बार और राम। बोलती तुलसीदास के अनुसार। किसके अनुसार है? तुलसीदास के अनुसार। तुम भी जब भूख लगा करे ना तो बोल लिया करो राम। आगे देखो, तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? मकान का, बच्चों का, रुपए का, आजीविका का। बताइए किस चीज का अभाव है? आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है ना आजीविका, रोजगार। आजीविका बोले तो रोजगार, रोजगार का अभाव है सबके पास। आगे देखिए, आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? फूल को, पड़ोस के बच्चे को, अपने बच्चे को, पालतू कुत्ते को। तो बताओ किसको लेकर खड़े होंगे? अपनी, हाँ देखो भैया अपने बच्चे को लेके खड़े होंगे ना आंगन में, अपने आंगन में। दूसरे को काय को लग जाओ, अपने ही बहुत है। आगे देखो, घुटनों में लेकर माँ बच्ची को क्या कहती है? अगला क्वेश्चन है, घुटनों में लेकर माँ बच्ची को क्या कहती है? नहलाती है, बाल में कंघी करती है, कपड़े पहनाती है, प्यार से देखती है। तो आप बताइए वो क्या करती है? तो आप हो गए कपड़े पहनाती है। क्या करती है माँ? क्या करती है? कपड़े पहना देती है। अगला क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? भोला भाई पटेल, उमाशंकर जोशी, आलोक धनबा, केशु भाई पटेल। तो क्वेश्चन है छोटा मेरा खेत, ये जो है आपके भोला भाई पटेल। कौन से पटेल हैं आपके? भोला भाई पटेल ने ट्रांसलेट किया किसको? छोटा मेरा खेत। हिंदी संस्करण तैयार किया। आगे देखिए, आकाश में कौन उड़ रहे हैं? कौवे, कबूतर, बगुले या गिद्ध? तो आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो आप कहोगे आकाश में उड़ रहे हैं आपके बगुले। ठीक है ना? आगे देखिए, किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के, विचार के, काव्य प्रकृति के या कल्पना के? तो आप बताइए किसके अंकुर फूटते हैं? तो आप कहोगे शब्द के अंकुर फूटते हैं। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के। अगला है, समन्वयवादी कविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समन्वयवादी कविता कहा जाता है किसको? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास? तो आपको बताना समन्वयवादी। समन्वयवादी कहा जाता है किसको? तुलसीदास को। एक बार और बोले आप, समन्वयवादी कवि कहा जाता है किसको? तुलसीदास को। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम? किसका नाम? फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम है। तो आपको बताना है किसका नाम है? तो आप बताओगे रघुवीर सहाय का। किसका है? सॉरी सॉरी सॉरी, रघुवीर और रघुपति। तो आंसर होगा रघुपति सहाय। क्या आंसर होगा आपका? रघुपति सहाय का क्या नाम है? तो आप कहोगे फिराक गोरखपुरी भी है। अगला देखिए, फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रंगे शायरी, गुले नगमा, बजमे जिंदगी, उर्द, गजल गोई। तो आप बताइए इनको किसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो आप बताओगे गुले नगमा के लिए। किसके लिए मिला है? गुले नगमा के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके लिए? फिराक
गोरखपुरी। और फिर गोरखपुरी कौन है आपके? रघुपति शाह। ठीक है ना। वो तो अलग अलग काव्य है, बोलने का अलग अलग तरीका है। आगे देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। में कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? अच्छा, कपास का अर्थ क्या है? कोमल। सोच लो एक बार और। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास शब्द से अभिप्राय बताया गया है किससे? कोमलता से। वैसे कपास रुई ही होती है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कविता ने उस शब्द का यूज दूसरी चीज को बताने के लिए बताया है। आगे देखिए, कवि कुंवर सिंह नारायण की कविता बात सीधी थी पर उसने किस काव्य संग्रह से ली है? आप बताओ कि बात सीधी थी पर कविता ने किस संग्रह से ली है? कवि ने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों अपने सामने परिवेश हम तुम। तो बताओ निशा, क्या आंसर होगा इसका? पढ़ो क्वेश्चन एक बार आप। कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस संग्रह, काव्य संग्रह से ली है? तो आंसर होगा कोई दूसरा नहीं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप। रीतिकालीन कवि है, कौन से कवि हैं आपके? रीतिकालीन कवि है। हाँ मानसी, तुम बताओ रीतिकालीन कवि कौन है? तो आप बताओगे रीतिकालीन कवि हैं आपके कौन? भूषण। अगला क्वेश्चन देखिए आप। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है कितने कालों में? 4 काल, 5 काल, 3 काल, 6 काल। तो आंसर हो जाएगा आप कितने कालों में बांटा अपन ने? 4 कालों में इसको अपन ने बांटा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हमारे आते हैं क्या? खालिस्तान। थोड़ा सा पढ़े हम 1 मिनट इनको। चलिए देखिए, पहला खालिस्तान है कि मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा भव या भय? तो आंसर होगा क्या? भव। ठीक है ना। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, इसमें हम क्या भर देंगे भैया? अगला, मैं मादकता लिए फिरता हूँ। तो क्या आएगा? विशेष या निशेष? तो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? निशेष। क्या होगा आपका? निशेष। ठीक है ना। दूसरा, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं मैं, कौन सा अलंकार है? यमक या पुनरुक्ति? तो आपका आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा होगा आपका? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला क्वेश्चन है, कभी बचपन जग या पग का ध्यान है नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है कभी बचपन, बचपन में क्या होता है? पग या जग? तो आंसर होगा कभी बचपन जग का ध्यान नहीं करते। आंसर क्या होगा इसका? जग भरना अपन, है ना। आगे देखिए, संसार कवि के हंसने या रोने को गाना कहता है। किसको? हंसने या रोने? बताओ, हंसने या रोने? तो आप कहोगे रोने। कई बार तुमने देखा कुछ ऐसे रहते हैं जो कुछ अच्छा कुछ बता रहे हैं, तो लोग कहने लगे वो तो गाना गा रहे हैं। वो बहसाने वाला अपना भाव बता रहा है, तुम सोच रहे हो वो गाना गा रहा है। तो उसकी फीलिंग की तो ऐसी ऐसी कर दिया आपने। आगे देखो, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज है स्वप्न या पतंग? तो भैया पतंग बताना है। सपने तो बहुत वजनदार होते हैं, है ना। जिन्हें सपने आ जाते हैं ना नौकरी के, वे ऑटोमेटिक धरती में चले जाते हैं। आगे देखो, तो क्वेश्चन क्या है? दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज क्या है? पतंग। आगे देखिए, पतंग की पतली कमानी की बनी होती है। तो आपको पता है काय की बनी होती है? बांस की। बच्चे को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं,
छतों को या सड़क को? तो आंसर हो जाएगा आपका, बच्चे, छोटे बच्चे काहे पे घूमते हैं? रोड पे तो जाने नहीं देते अपन उन्हें, काहे पे जाने देते हैं? छतों पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? छतों पर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या है? चिड़िया या बच्चे? बताइए, चिड़िया आएगा आपके, बच्चे आएंगे? तो आंसर होगा आपका क्या? चिड़िया। पूरा सेंटेंस पढ़ो आप। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने? कौन जाने? चिड़िया। अगला क्वेश्चन है, बिना मुरझाए महकाने के माने क्या जाने? कौन? फूल या कविता? फूल या कविता? फूल या कविता? तो आंसर होगा आपका फूल। क्या होगा? फूल। अगला क्वेश्चन देखिए, तुमने तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। किसको? भाषा को या व्यवहार को? तो आप आंसर होगा भाषा को। किसको? भाषा को। तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अगला देखिए, आपको होकर कैसा लगता है? बेकारी या अपाहिज? तो आंसर होगा आपका अपाहिज होकर कैसा लगता। अपाहिज बोले तो विकलांग, ठीक है ना। अपन अब सोचो, उस व्यक्ति से पूछ रहे जो अपाहिज है, वो बताएगा कैसा लगता है? वो कहेगा भाई पूछो मत कैसा लगता है। तो हमसे पूछो जो हम बता नहीं पा रहे कैसा लगता है। आगे देखो, पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर, रोता हुआ चेहरा या फूली हुई आंखें? बताइए क्या दिखाया जाएगा? तो आप बताओगे उसकी, क्या दिखाएंगे अपन? रोता हुआ चेहरा। आने साथ तुम बताओ। अच्छा, आंसर होगा इसका फूली हुई आंखें। क्या दिखाएंगे? फूली हुई आंखें। रोता हुआ चेहरा नहीं दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे अपन? फूली हुई आंखें। पर्दे पर दिखाई जाएंगी। जब जैसे सामने देखो कोई व्यक्ति विकलांग है, अपाहिज है, तो उसका चेहरा जो रो रो के उसकी आंखें कैसी हो गई है? फूल जाती। वो उसका चेहरा उसको दिखाया जाता है। आगे देखिए, अगला, पर्दे पर की कीमत है। बताओ किसकी कीमत है पर्दे पर? चित्र की या पर्दे की? सोच लो, दो ऑप्शन है आपके पास। पर्दे पर कीमत है वक्त की या चित्र की? हाँ निशा, तुम बताओ, वक्त की या चित्र की? तो पर्दे पर कीमत है किसकी? वक्त की। किसकी कीमत है? वक्त की कीमत है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रातः नव नीले जैसा था, शंख या मोती? तो आपका आंसर हो जाएगा शंख। क्या हो जाएगा आपका आंसर? शंख। अगला क्वेश्चन देखिए आप, लीपा हुआ चौका। ओ, क्या हो गया लीपा हुआ चौका को? पीला पड़ा है? गीला पड़ा है कि नीला पड़ा है? सोच लो आप, नीला होगा कि गीला होगा? तो आंसर हो जाएगा भैया गीला, ना कि नीला, है ना। अगला देखो, सिल पर लाल पीसी गई थी, मिर्च या केसर? सोच लो आप, मिर्च या केसर? मिर्च या केसर? तो आंसर होगा आपका केसर। आगे देखो, बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है, स्थिर या अस्थिर? तो बादल राग कविता में सुखों को बताया गया कैसा? अस्थिर। क्योंकि सुख कभी स्थिर होते हैं क्या? होते ही नहीं। आगे देखिए, खालिस्तान क्रांति या सभा होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है, क्रांति होने पर या सभा होने पर? तो आप कहोगे क्रांति होने पर। जब भी किसी चीज का विरोध प्रदर्शन होता है ना, तो सबसे जो गरीब वर्ग है या निम्न वर्ग है, उसको सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रांति होने पर। क्रांति रूपी बादलों का आवाहन, क्रांति रूपी बादलों का आवाहन खालिस्तान अधीरता के साथ करता है, कृषक या धनिक? तो आंसर हो जाएगा, क्रांति रूपी बादलों का आवाहन कौन करता है? कृषक। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय खालिस्तान सभी पर कृपा करते हैं, प्रभु राम या मजदूर? तो बताओ कौन करेंगे, मजदूर का प्रभु राम?
तो आंसर होगा प्रभु राम। तुलसीदास ने खालिस्तान में सोने की बात कही है, मंदिर या मस्जिद? तो मस्जिद, मस्जिद का मंदिर, सोच लो आप। तो आंसर होगा मस्जिद। किसकी बात की है? मस्जिद। आगे देखो, लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे, मेघनाद या रावण? कौन हो गए थे? मेघनाद। लक्ष्मण यानी जो मूर्छित हुए थे, किसकी द्वारा शक्ति छोड़ी गई थी? मेघनाद। उल्टा सेंटेंस दिया गया है। आगे देखो, माँ बच्चे को हवा में देती है, लोटा या लेटा? अच्छा, माँ बच्चे को हवा में नौका देती है, क्या देती है? नौका देती है, लेटा देती है। ठीक है ना, हवा में कैसे लेटाएगी वो, बेचारे गिर नहीं जाएगा वो अभी यार। आगे देखो, बच्चा को पाने की जिद कर रहा है, चांद को या पतंग को? अब जिद तो तुम्हें पता ही है, पहले से ही बात कर रहे हैं अपन किसकी? चांद की। कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को खालिस्तान के समान बताया है, पूजा कर्म या कृषि कर्म? तो आपका आंसर होगा, कवि उमाशंकर जोशी ने बताया किसको? कृषि कर्म। खेत की तुलना से की गई है, कागज के भक्त या पीपल के पत्ते? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? कागज के भक्त से की गई है। अगला देखिए आप, आकाश में खालिस्तान पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, हंस या बगुले? तो आंसर हो जाएगा क्या? बगुले। अगला देखिए, भक्ति काल की प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि है, जायसी या कबीर? तो आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या होगा? जायसी हो जाएंगे, कि जो भक्ति काल के प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि है। नागार्जुन के कवि है, भक्ति काल के या आधुनिक काल के? तो नागार्जुन है, वो आप कौन से काल के हैं? आधुनिक काल के कवि। इतना क्लियर है? चलिए देखिए, अब आती है आपकी क्या? जोड़ी, यानी इनको मिलाना है अपने। पढ़ लीजिए आप एक बार, मिला के देखिए आप रजिस्टर में। चलो देखो, इनको हमें मिलाना है जोड़ियों को। पहला उसने बोला है, मैं स्नेह सुरा का पान लिए करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान लिए फिरता हूँ। अब पहले का जो है वो है आपका, स्नेह सुरा का पान करता है। देखिए, इसके लिए पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अलंकार थोड़े से रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, तो इसको हम अगली क्लास में अलंकार आपको समझा देंगे, लेकिन अभी आप इनके केवल आंसर याद रखें। मैं स्नेह सुरा का पान लिए करता हूँ, तो आंसर होगा आपका रूपक अलंकार। क्या होगा आपका? रूपक अलंकार। यानी रूपक अलंकार में कौन सा है? मैं स्नेह सुरा का पान किए लिया करता हूँ। दूसरा देखिए, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो आप आंसर क्या हो जाएगा? विरोधाभास। किस जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार। अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो आंसर कौन सा होगा आपका? तो आंसर होगा आपका पुनरुक्ति अलंकार। और एक और लास्ट है, फूल हंसे कलियां मुस्काएं, मतलब मानवीकरण अलंकार। कौन सा हो जाएगा आपका? मानवीकरण अलंकार। एक बार और पढ़ लीजिए आप इनको, है ना। अपन ने किससे किसको मिलाया है? मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, तो आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका विरोधाभास अलंकार। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, तो इसका जो आंसर होगा आपका अनुप्रास अलंकार। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काएं, मानवीकरण अलंकार। ठीक है ना। अगला देखिए,
अब जी अगली जो दूसरे नंबर की जोड़ी है, इसमें उन्होंने बताया है कि आत्म परिचय। आत्म परिचय किसका है? हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय किसका है? हरिवंश राय बच्चन। दूसरा है पतंग। किसके बारे में बताया गया है? पतंग। पतंग के लेखक कौन है आपके? आलोक धनबा। देखो पाठ कविता और उनके लेखक के बारे में बताया गया है। कविता के बहाने। किसके बहाने? कविता के बहाने कौन बताना चाह रहे हैं? कुंवर नारायण। कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज कौन है आपके? रघुवीर सहाय। श्रृंगार काल कहलाता है क्या? रीतिका। तो एक बार और पढ़ लीजिए आप इनको दोबारा से। हो गया? चलिए देखिए, अब हमारे तीसरे नंबर की जोड़ी आती है, बादल राग। किसके बारे में बात चल रही है आपकी? बादल राग। और बादल राग के बारे में जो बताया है वो किसने बताया आपका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बताया है। दूसरा है मधुशाला। किसके बारे में बताया गया है? मधुशाला। मधुशाला किसकी रचना है आपकी? हरिवंश राय बच्चन। तीसरी है कवितावली। गीतावली बताओ कौन है? तुलसीदास। कौन हो जाएगा आपकी? तुलसीदास। कवितावली गीतावली तुलसीदास की रचना है। अगली है रुबैया। कौन सी आपकी? रुबैया। तो रुबैया बताइए, रुबैया किसकी है आपकी? तो आपकी जो है रुबैया फिराक गोरखपुरी। रुबैया किसकी है आपकी? फिराक गोरखपुरी की है। और उषा, तो उषा किसकी है आपकी? शमशेर बहादुर की है। और अगला है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। ये तो आखिरी का तो आप लगा ही देते हैं, ठीक है ना, इसमें तो कोई ढूंढने वाली जरूरत ही नहीं थी। अगला देखिए, अगली जो जोड़ी आ रही है आप फोर्थ नंबर की है, देखिए कि इन्होंने बताया है कि मस्ती का संदेश। किसका संदेश? मस्ती का जो संदेश दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? आप बताओगे, हरिवंश राय। दिन का पंथी भी। किसके बारे में बताया गया है? दिन का पंथी भी। तो आप कहोगे दिन का जल्दी जल्दी, सॉरी जल्दी जल्दी चलता है, ऐसा इन्होंने बताया। किसके बारे में? दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। पंथी बोले तो राहगीर, ठीक है ना। दिशाएं, क्या आ गया आपका? दिशाएं। दिशाएं क्या होती हैं आपकी? मृदंग करती। आप देखिए कैमरे के सामने कौन आ जाएगा आपका? अपाहिज आ जाएगा। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बाहर। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए आप इनको। हो गया? पढ़ लिया अपन ने? चलिए देखिए, अब अगला है गिरने से बचाता है। क्या होता है? गिरने से बचाता है। कौन बचाता है? रोमांचित शरीर। पेच को खोलने का की बजाय, पेज को खोलने की बजाय इससे क्या मिलाएंगे अपन? तो अपन बताएंगे बेतरह कसना। पेज को खोलने की बजाय क्या कर देता है? उल्टी तरह से अपन बेतरह उल्टी तरीके से कस देते हैं। कविता एक खेल है। कविता एक खेल है किसका? बच्चों के बहाने। अपाहिज की बेबसी का चित्रण कहां पर दिखाया गया था? दूरदर्शन पर। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका। भोर का नाम कैसा है? राख से लिपा हुआ चौका। भोर मतलब जब सुबह होती है, देखो उस टाइम के लिए बताया गया है कि जब सुबह होती है, पहले गाय भैंसों को सुबह निकाल दिया जाता था। जैसे सुबह होती थी गाय भैंसों घर से खोल देते थे, तब गाय भैंसों के चलने से खुरी से जो धूल उड़ती थी, क्या उड़ती थी? धूल उड़ती थी। तो वो चौका जो कहता है द्वारे पर गेट के सामने धूली धूल चढ़ जाती थी, उसी को बताया गया भोर का नाम। ठीक है ना, यानी राख से लिपा हुआ चौका। राख मतलब धूल हो जाती है आपकी। आगे देखिए, अगली जो जोड़ी है आपने, पढ़िए इसको कि सिल का रंग कैसा होता है? सिल का रंग, सिल
सिल बोले तो बताओ सिल का रंग कैसा होता है? आप बताओगे सिल बोले तो पत्थर जिस पर आप पीसते हैं, कैसा होता है रंग? काला। विप्लव रब से, विप्लव रब से किससे मिलाएंगे आप? विप्लव रब से होगा छोटे ही शोभा पाते हैं, विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते हैं। 10 कंधर कौन होता है? रावण। नीड, नीड किसका है? नीड बताओ नीड किसका है? तो नीड किसका है आपका? नीड आने सर नीड बताओ। नीड, नीड मतलब जरूरत, जरूरत किसकी होती है? घोंसला, ठीक है ना। और अगला है बगलों के पंख, उमाशंकर जोशी। बगलों के पंख क्या हो जाएंगे आपके? उमाशंकर जोशी। वो इंग्लिश शब्द दे दिए नीड, नीड मतलब घोंसला। आगे देखो इसको एक बार पढ़ लो इनको आप। अब वो नेक्स्ट मतलब अलग होता है जो इन्होंने नीड के बारे में बताया है। तो पढ़ लीजिए सिल का रंग कैसा होता है? काला। विप्लव के बादल कैसे होते हैं? छोटे ही शोभा पाते हैं। 10 कंदर कौन होता है? रावण। नीड मतलब घोंसला। बगलों के पंख कैसे हो जाएंगे? उमाशंकर जोशी। अगला देखिए जीर्ण शीर्ण शरीर कौन सा है? जीर्ण शीर्ण शरीर। तो जीर्ण शीर्ण शरीर का क्या हो जाएगा आपका? किसका होता है जीर्ण शीर्ण शरीर? कृषक का। रोपाई क्षण की, तो रोपाई जो क्षण की है वो कैसी होती है आपकी? कटाई अनंतता की। झिलमिल देह, कैसा देह की बात की गई है? झिलमिल देह की बात की गई है। तो नील जल की बात की गई है। राम की चिंता थी, राम की चिंता थी, कैसी थी? तो आप कहोगे अपयश की। अपयश बोले तो अपमान। अगला है राखी के लच्छे बिजली की चमक। राखी के जो लच्छे होते हैं वो किसकी तरह चमकते हैं? बिजली की चमक की तरह। एक बार पढ़ लीजिए आप इनको। अगला देखिए ये जो बची है अपने, एक और जोड़ी है 8वें नंबर की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कैसे कवि है? तो आप कहोगे ये नई कविता कवि। हरिवंश राय बच्चन कौन आते हैं? हरिवंश राय बच्चन जो है कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो बताइए हरिवंश राय बच्चन किसके कवि है? तो आप कहोगे बताओ निशा हरिवंश राय बच्चन किसके कवि है? तो आप बताओगे हालावाद के। तुलसीदास किसके कवि है? ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, भक्ति काल के हैं। और आलोक धनमा कौन है? छायावाद के कवि। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गई आपके? विकल्प हो गए, खालिस्तान हो गई है, जोड़ियां हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या? एक शब्द में आंसर। ठीक है ना। इनको एक बार और आप देख लेना, पढ़ लेना इनके बारे में, है ना।